बिल्कुल विजय राठी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी कर लीजिए। मैं ये बोल रहा था आपसे कि जो आजमगढ़ है अभी या दूसरी जगह है, उसकी शिकायतें ऐसी मिल रही हैं कि जो इंडिया अलायंस को वोट देने वाले हैं उनको पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं और चेकिंग के नाम पे उस प्रोसीजर को स्लो किया जा रहा है। पहले कैसे पता चल सकता है कि कौन वोटर किसको वोट करेगा? मतलब पुलिस ये तो पहचान आपको कैसे रही है अगर ऐसा है? ये ऐसे पता चलता है जहां पुलिस प्रशासन लठ बजाता है ना, ये पूरे प्रदेश को, ये सिर्फ हमें नहीं, टीवी पे बैठ करके अगर ये बता दिया जाए कि हमें कुछ नहीं पता, वो सबको पता रहता, आपको भी पता, हमें भी पता, माहौल देख करके पता चल जाता। ये जो कयास लगाते हैं कोई आप लोग वोटर किसको वोट करेगा ये कैसे पता चल सकता है? आप लोगों के जो जिसके समर्थन में होता है, क्या बाहर चर्चा नहीं होती? क्या बाहर बस्ते नहीं लगते? कहां से पर्ची लेते हैं लोग? अगर बीजेपी का बस्ता लगा है, हमारा बस्ता लगा है और हमारे बस्ते पे भीड़ ज्यादा है, लोग आ रहे हैं, तो वही तो आएंगे ना जो हमें वोट दे रहे हैं। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि जो पार्टी का वहां टेंट लगा है वहां जाकर ही पर्ची मिले, ये कंपल्शन तो है नहीं। जरूरी, बहुत सारे लोगों को घर पर भी मिल जाता है, ज्यादातर लोगों को चेंज कर दिया। हाँ, आपने तो क्या होता है, हर एक प्रत्याशी बूथ से थोड़ी दूरी पे अपने बस्ते लगाता, तो अमूमन यही तो होता है। जो विजय राठी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा वोटर कार्ड है, मैं जाकर बीजेपी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के टेंट से जाकर पर्ची लाऊंगा तभी थोड़ी वोट कास्ट कर सकता हूं। मैं डायरेक्ट जाकर वोट कास्ट कर दूंगा। मेरा सवाल इस वजह से है कि पुलिस कैसे पहचान रही है कि ये वोटर सपा का है, ये बीजेपी का है? किसी ने टोपी लगाकर कोई वोट करने तो जा नहीं रहा। वोटर जानती है कौन से बूथ पे समाजवादी पार्टी जीतती आई है हमेशा, कहां इंडिया अलायंस जीतता आया है हमेशा। वहां प्रशासनिक जो मशीनरी है उसको एक्स्ट्रा लगा करके, वहां जो प्रोसीजर है उसको स्लो किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। सबको पता रहता है कि कहां किसकी वोट है, कितनी वोट है। पहले भी चुनाव हुए हैं, ये नया चुनाव नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी को डर रहता है कि यहाँ वो कभी नहीं जीती या इन बूथ पे उसको कभी वोट नहीं मिली, तो पहले से उसको करके वहां इस तरह की प्रोसीजर करके उसको प्रोसीजर को स्लो किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है कि ताकि लोग ना आए। और जितना अभी ये बोल रहे हैं बीजेपी वाले कि इंडिया अलायंस के लोग नहीं आ रहे, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो इनको भाषा से पता चल चुका, जो भाषा इनके नेताओं की चल रही है उससे पता चल चुका कि ये किसका वोटर टर्नआउट है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये समाजवादी पार्टी वालों का एक वो हो गया, रूटीन हो गया है कि कहीं पे अगर वोट नहीं पड़ रहे हैं उनके उम्मीदवार पे तो ये आरोप लगा दो। आपने सही क्वेश्चन उठाया कि अगर कोई वोटर्स आ रहा है ये कैसे पता चलेगा किसको देने जा रहा है। मैं तो कितनी बार देखा है कि जो बीजेपी के सपोर्टर्स होते हैं वो समाजवादी पार्टी के उस बस्ते से पर्ची लेके जाते हैं। और आजमगढ़ का अगर ऐसा आप आंकलन करेंगे कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है तो आप देखेंगे कि 2009 में वहां से बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे, रमाकांत यादव जीते थे, तो 2014 में माननीय मुलायम सिंह जीते थे, 2019 में अखिलेश यादव जीते। लेकिन क्या जरूरी नहीं है कि इस बार धर्मेंद्र यादव जीते? तो चीजों को हर बार आप दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते। ये यहाँ बैठ करके ना, ये मैं एक चीज बता दूं आपसे, लेकर के बीडी से और प्रधानी से ऊपर तक का चुनाव हमने देखा। ये यहाँ बैठ के अगर आप प्रैक्टिकल बात करें तो ज्यादा अच्छा। ये 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं कि यहां से ले लिया और पर्ची और वोट उसको दे दी, अमूमन यही होता। हमारे जो 12, 15, 16, 17 साल चलेगा वो चुनाव लड़ाने में गए, हर चुनाव हम लड़ाते हैं और देखते हैं। तो पर्ची लगाने के बाद लोग जाके लाइन में लगते हैं वहां पे। सर्विस जी, मेरे सवाल का जवाब दिए। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि किसी राजनीतिक पार्टी से हमें पर्ची लेके आऊंगा, आयोग की पर्ची देता है, मैं खुद चेक करके जा सकता हूं, अपना वोटर आईडी लेकर जाऊंगा। वही तो मैं कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि जो वोटर्स है या जो सपोर्टर्स है वो उसी बूथ बस्ते पे जाके किसी के पास जाने की कंपल्सन कहां है, मैं ये पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं किसी के पास, चाहे वो बीजेपी के टेंट में जाने की, सपा के टेंट में जाना ही क्यों है? अगर मेरे पास मेरी पर्ची आई तो जाकर वोट कास्ट करूंगा मैं डायरेक्ट। कितने लोगों की, अच्छा कितने लोगों को पर्ची मिलती है बताओ आप? अभी चुनाव में जिस जगह बैठा हूं यही का बता दूं मैं आपको, जिस पार्टी का बीएलओ था उसको यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने बुला लिया, जो उनके सपोर्टर लग रहे थे साथ घूमते उनको पर्ची बंटवा दी, बाकी हम जैसे लोगों की तो पर्चियां गायब कर दी। आप कैसे कह सकते हैं सबको बांट दिया? ये तो आपको आयोग से शिकायत करना चाहिए था राठी साहब, ये तो शिकायत आपको करनी चाहिए थी। आप, मैं ये कह रहा हूं कि ये मुद्दा तो हर बार समाजवादी पार्टी बनाती है, इस तरह के आरोप हर बार विपक्ष में बैठी पार्टियां लगाती हैं। जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार थी, वहां बीजेपी से आरोप हमने ऐसे देखे हैं। छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी ऐसा आरोप लगाती थी, यहाँ विपक्ष में आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ऐसे मामलों को लेकर आप लोग कोर्ट कितनी बार गए? ऐसे मामलों को लेकर राठी साहब आप लोग डिबेट्स में बोलते तो हैं और हर दर के लोग, बीजेपी के लोगों को भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूं। बीजेपी भी पैनल में बैठकर ऐसा आरोप लगाया करती थी जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। आप लोग चैलेंज क्यों नहीं करते ऐसे मामलों? प्रधानमंत्री जी,
आप सुनेंगे नहीं ना आप? राठी साहब, चुनाव आयोग से शिकायत करें, चुनाव आयोग में अरे आप कोर्ट लेकर जाइए ना ऐसे मामलों को। अगर आयोग सुनवाई नहीं कर रहा, सीजेआई ने अपने को रखा, अगर आयोग नहीं सुन रहा है तो ऐसे मामलों को कोर्ट में चैलेंज करिए। या तो मुझे पूरा करने दो या मैं आपकी बात सुनूं, एक ही बोल सकता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसे मामलों में शिकायत है तो आयोग से शिकायत करिए, और आयोग नहीं सुन रहा है जैसा आरोप आप लगा रहे हैं तो कोर्ट में चैलेंज करिए। मैं ये कह रहा हूं कि हर बार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप दिखते हैं। जवाब भी तो सुनिए ना, अब मेरा जवाब भी सुनिए। आपने एक बार ये तस्वीर दिखा रहा थी साहब, आपके पास ही आऊंगा मैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रिया? बिल्कुल, अरविंद पगड़िया वाइस चेयरमैन नीति आयोग के हैं, उनकी तरफ से अपना वोट कास्ट किया गया है और लोगों से भी उन्होंने ये अपील की है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की तस्वीर है हाँ। आपकी टीवी स्क्रीन पर। अरविंद पंगड़िया जो कि यहाँ पर पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और तमाम ऐसी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं इस वक्त। कुछ कह भी रहे हैं, हम आपको एक बार सुनवा देते हैं। वोट दिया है, आप भी फर्स्ट टाइम वोटर? मैं शायद इस बूथ का ओल्डेस्ट फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। जिसके पहले वोट क्यों नहीं डाला? मैं जब 21 साल का हुआ, उन दिनों में आप 21 साल के होते थे तब वोटर राइट मिलता था। तो 21 साल के होने के बाद उस साल में कोई इलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया। तो उसके बाद जब भी मैं यहाँ विजिट पे आता था कोई इलेक्शन नहीं हुआ। तो इस बार मैं 1.5 साल के लिए यहाँ पर हूँ और इलेक्शन हो रहा है, तो मुझे वोट डालने का मौका मिला। तो हमने रजिस्टर किया पहले, फिर रजिस्टर जब हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन तब हमने ट्वीट किया कि अब हम दूसरे यंग लोगों के साथ जो है फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। तो सर आपने यूएस में भी वोटिंग प्रोसेस देखा होगा, यहाँ पे आप वोट डाले, आप यहाँ का प्रोसेस देखा, क्या कुछ? नहीं, हमारे यहाँ का बहुत मेटिकुलस है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं हो सकती, वहाँ पर आसानी से हो सकती है। क्योंकि एक तो पोस्टल वोट्स बहुत अलाउ करते हैं, उसमें फिर जो है आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन भी कोई बहुत ढंग से नहीं होता। हमारे यहाँ पे भी जैसे हम वोट डाल कर आए तो हम 3 डेस्क पे अलग अलग हमारी चेकिंग हुई। सब पहले एक डेस्क पे हमने हमारा कार्ड और जो दूसरा शीट थी जिस पर सारा एड्रेस वगैरह सब लिखा रहता है वो उन्होंने चेक किया। फिर दूसरी पे उसी को वापस चेक किया गया, उससे एक पर्ची लिखी गई, फिर हमसे सिग्नेचर भी करवाए गए। तो इसमें कोई गड़बड़ होने की स्कोप बहुत कम रह जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पनगड़िया ने अपना वोट कास्ट किया, और एक हैरानी वाली बात भी थी कि 71 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। कई अलग अलग वजहें रही, उन्होंने खुद गिनाया कि किस तरह से अलग अलग कारणों की वजह से उन्होंने वोट अब तक कास्ट नहीं किया था। राठी साहब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर ईशान जी के पास। मैं आपसे एक सवाल है मेरा आपसे। मेरे से सवाल मत पूछिए। मैं ज्यादा नहीं, आप अभी चर्चा कर रहे थे कि आधार कार्ड लो और पर्ची लो, सीधा वोट डालो। बताइए आप मुझे, पर्ची कौन देगा? बीएलओ देगा? बीएलओ ने नहीं दी तो साहब मैंने यही कहा, किसी बूथ से तो लेंगे आप, या सीधा आधार कार्ड से वोट डल जाएगी? राठी साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए। राठी साहब मेरी बात सुनिए। इस देश के बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नहीं है, वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहली बात तो ये। और दूसरा, आपका आरोप कोई नया नहीं है, और सिर्फ आपका ही नहीं, मैं इस बात को बहुत स्वेच्छा से कह रहा हूँ, बहुत स्वेच्छा से कह रहा हूँ कि आपका आरोप नया नहीं है। ये आरोप बीजेपी भी लगाती थी जब बीजेपी विपक्ष में थी, आप भी लगा रहे हैं, और ये डिबेट में बैठ के आरोप लगाएंगे, यहीं तक खत्म हो जाएगा। ये यहीं तक खत्म हो जाएगा, मैं जान रहा हूँ, यहीं तक खत्म हो जाएगा। आपने आयोग में शिकायत नहीं की होगी, अगर आयोग सुन नहीं रहा है तो आप कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे। मैंने बहुत चुनाव ऐसे देख लिए हैं। राठी साहब बात अपनी पूरी कर लीजिए आप। आपने कहा चुनाव आयोग में शिकायत करें, हम उससे शिकायत करें जो चुनाव आयुक्त निष्पक्ष हो। अगर निष्पक्ष मैंने वही कहा कि आप उसको कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, कोई नहीं करता। मैंने अब तक देखा नहीं है, अब तक मैंने देखा नहीं है। बदल दिया जिसमें सीजेआई। चलिए ठीक है, ये चर्चा बहुत लंबी खिंच जाएगी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए आप। ये चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, इस पर अगर हम चर्चा करने बैठेंगे कि कितनी बार आप कोर्ट गए हैं, या कितनी बार कोई भी विपक्षी दल कोर्ट गया है, तो उसमें बीजेपी भी। कंप्लीट कर दूं? हाँ कंप्लीट करिए। मैं अपनी बात नहीं कंप्लीट नहीं करने देंगे, आप बीच में बोलते नहीं, मैं प्लीज बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में हमें भी शामिल कर लो, जो प्रधानमंत्री जी ने नियम बदल दिया, हमें भी लगता कोई ईमानदार चुनाव आयुक्त होता और वो कार्यवाही करता। किससे कहें अब? चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी,
रोज देते हैं, 10-10 बार देते हैं, दिन में देते हैं, शाम को देते हैं, कोई कार्यवाही होती है? और जिस आयुक्त ने करने की कोशिश करी, अशोक लवासा, उसको तो हटा दिया था। क्लीन चिट एकदम प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी वालों को। कहां करे भाई शिकायत? आप बताओगे, हम तो आपके ऑफिस में भेज देंगे 2 चिट्ठी। इतना हो सकता है, आप बता देना कोई ऐसी जगह। नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने तो वो दौर भी देखा है जब इलेक्शन कमिश्नर से रिटायर होकर, इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होकर मंत्री बन जाया करते थे। वो दौर भी हमने पढ़ा दिखा है। वो छोड़िए, अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन ईशान त्यागी जी, क्या ये वोटिंग स्लो टर्नआउट जो है, ये चैलेंज बढ़ा रहा है किसी के लिए भी, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, खास करके इस तपिश की वजह से? सरगर्मी तो बढ़ी है सियासत की, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में वो जोश उत्साह नहीं दिख रहा है। आयुष जी, देखिए, सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने एक टारगेट बनाया था, मुझे याद है कि 75% लोगों को हमें मतदान करवाना है। सही बात। तो ये तो उनको समीक्षा करनी चाहिए सरकार को, जो भी, अगर जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस बात की समीक्षा करेंगे और इलेक्शन कमीशन की भी सफाई करके हम स्वच्छ इलेक्शन कमीशन के साथ ये समीक्षा करेंगे 4 जून के बाद कि ऐसा क्यों हुआ। और लेकिन एक कारण ये भी है कि उत्साह, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में इस बार उत्साह नहीं है, इस बार कोई लहर नहीं है, पहली बात तो। और इस बार मुद्दों पे चुनाव है, तो जब मुद्दों पे चुनाव होता है तो गरीब आदमी जब वोट डालने निकलता है, वो सोचता है कि कौन मुझे मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, कौन मेरे बच्चों को रोजगार देगा, नौकरी देने की बात कर रहा है, कौन मुझे ये बात कर रहा है कि मेरे जीवन में सुधार होगा, कौन ये बात कर रहा है कि मेरा पक्का मकान वाकई में बनेगा, मुझसे वादा किया गया है। पिछली बार खाता भी नहीं खुला था, सुन लीजिए, आपका भी नहीं और यूपीए का भी नहीं। इस बार कितना? 58। प्रिया जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए या फिर आप बीच में बोल लीजिए। तो सवाल तो पूछूंगे ना सर। चलिए बोलिए। और हाँ, नहीं, सवाल आप पूछिए, पूरा सवाल पूछिए, आपको पूरा अधिकार है, सवाल पूछने का तो लोकतंत्र में अधिकार है। हाँ, जवाब नहीं देती हमारी सरकार, ये बात अलग है। दूसरी बात देखिए, अभी आपने पूरा बहुत चर्चा कर रहे थे कि पर्ची कौन कहाँ से लेता है, क्या है। मैं आपको 2-4 वाक्य बता देता हूँ, इसी चुनाव के हैं। अमरोहा से किस तरह की वीडियो सामने आई, संभल से किस तरह की, फिर वही हम चर्चा में पहुंच जाएंगे। एक सवाल का जवाब दीजिए, आप भी और अराठी साहब भी। 2014 में देखिए इलेक्शन कमीशन में कौन था, आपने वो प्रोसेस तय किया था। प्रशासन वोटरों से ये कह रहा है। ईशान जी, 2014 में कितनी सीटें आई थी कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की, विपक्ष की? उस समय किसके पास था आयोग? उस निष्पक्ष, माफ कीजिएगा, आपका सवाल। 2014 में सरकार आपकी थी, इलेक्शन कमीशन, अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी घुस चुकी है, अपने आदमी घुसा दिया है, उस समय तो बीजेपी की सरकार थी नहीं, तो उस वक्त कितनी सीटें आप लोग पाए थे? सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस के इतिहास में 2014 में था। लोकतंत्र बचाने ये कुतर्क नहीं हो सकता ना राठी साहब, ये कुतर्क तो हो नहीं सकता, ये कुतर्क तो हो नहीं सकता, ये तो कुतर्क हो गया राठी साहब। नहीं, 2000 आपने कहा 2000 ये कुतर्क हो गया। मैंने सवाल पूछा, ये सवाल मैंने पूछा ईशान जी से और मुझे लगता है वो सक्षम है, पढ़े लिखे, उनको जवाब देने दीजिए। की बात नहीं कर रहे ईशान जी, आप ही के अलायंस के हैं, आप ही के साथ ही हैं, एक बार सुन तो लीजिए उनको। ईशान जी, बात करते हो आप पीछे पहुंच जाते हैं। राठी साहब, कहते हैं गड़बड़, आपके गड़बड़ हुई। त्यागी जी, एक बार ईशान त्यागी जी को बोलने दीजिए, वो सक्षम है बोलने के लिए। ईशान जी बोलिए। देखिए, यही तो बात है सारी, जो लड़ाई है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई है। 2014 से पहले हमारी लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं हैं, हमारी जो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको हमने बिल्कुल साफ रखने का काम किया। हमने हेर फेर नहीं करी कभी, हमने इंटरप्शन नहीं करी उनके काम में कभी भी। सीबीआई भी इतनी स्वतंत्र थी जितनी ईडी स्वतंत्र थी, उतना इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र था। अब आप देखेंगे तो सरकार का, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का सीधा हस्तक्षेप है सारी संवैधानिक संस्थाओं में। तो इसी बात की तो लड़ाई है, इसी को बचाने की तो लड़ाई चल रही है सारी, इसी बात की तो कवायद है पूरी। तो ये है सारा फर्क 2014 और 2024 के बीच में। अब आइए देखिए, सुनिए, हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा में अग्निवीर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे गठबंधन ने, हमारी पार्टी ने यह वादा किया है कि जैसी हमारी सरकार बनेगी, हम पूरी योजना को रद्द करने का काम करेंगे। तो युवा ये देख के भी आगे जाएंगे जब वोट देने जाएंगे। अब आप आइए कि जिस तरह से हमने देखा, दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए थे, हरियाणा के भी किसान थे, पंजाब के भी किसान थे, 700 किसान शहीद हो गए। तो क्या जनता ये नहीं देखेगी कि 700 किसान शहीद हो गए, उसके बाद सरकार की नींद जागी और 3 काले कानून लेने का उन्होंने फैसला किया और उस पर माफी भी नहीं मांगी? क्या जनता ये नहीं देखेगी कि हमारी जो महिला रेसलर हैं, महिला पहलवान हैं, वो यहाँ बैठी हुई थी दिल्ली के जंतर मंतर पे और सरकार उनको खदेड़ने का काम कर रही थी? वो ज्यादातर महिला पहलवान हरियाणा से आती हैं,
सर्वे जी, इन मुद्दों का असर कितना है हरियाणा में, और ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वजन है? या तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के उम्मीदवार से पूछ लीजिए, यही महिला रेसलर के लिए आम आदमी पार्टी की जो स्वाति मालीवाल थी, घंटों बैठा करती थी। प्रियंका गांधी भी आए थे, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन जब उस स्वाति मालीवाल पे इतना बड़ा अत्याचार हुआ तो कांग्रेस का एक शब्द, एक बयान नहीं आया। प्रियंका जी भी नहीं बोली। प्रियंका गांधी ने तो कहा ना कि जो भी प्रियंका गांधी ने कहा कि इंसाफ होना चाहिए, हम इस पर बात रखेंगे। आयुष जी, स्वाति मालीवाल जी की जो जांच चल रही है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तो उसी तरह हाथरस हो, उन्नाव हो, हर जगह तो जांच होती है, चाहे किसी का भी बीजेपी के नेताओं का। ठीक है, ये इसका असर कितना होगा इलेक्शन में? सर्वे जी, दूसरा इलेक्शन पे ही बात कर रहा हूं मैं, इलेक्शन पे ही बात कर रहा हूं, क्योंकि सेना में जाने वालों की संख्या हरियाणा में बहुत ज्यादा है। जी हाँ, हरियाणा पंजाब से सेना में जाने वालों की संख्या ज्यादा है, और जो युवा तैयारी कर रहे थे उनको भी अब ये समझ में आ गया कि इन 4 सालों का जो है उनको क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, वो समझ रहे हैं। अगर सचमुच में ये प्रभावित करेगा तो बीजेपी जो हरियाणा में 10 में से 10 लाई थी, उसमें देखने को मिल जाएगा हमें। इनसे पूछिए कि पंजाब के 13 सीटों में कांग्रेस का क्या स्टेटस है वहां पे। दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद रहते, वो तो हरियाणा वाला ही था। तो क्या इन चुनावों में वो भी मुद्दा आपको नजर आता है, और अगर उसका इंपैक्ट रहेगा तो क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है? और कई जगह तो ऐसी थी जहां प्रचार करने के लिए भी जा नहीं पा रहे थे बीजेपी को लोग। ये चैलेंज तो होगा ही। देखिए, चैलेंज ये वो तो जरूर है। आप पंजाब में ही देख लीजिए कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन एक बार प्रधानमंत्री जी को किस तरीके से रोकने की कोशिश की गई, आप देख लीजिए, इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं किया था। तो चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस दिल्ली में लड़ रही है, वही पंजाब में क्या हाल है? दोनों आमने सामने एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। तो वहां पे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टेटस है? 13 में से कितने सीटें आ रही हैं? या समाजवादी पार्टी का यूपी में आप ये बोल रहे थे, इलेक्शन कमीशन पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। 2022 में अखिलेश यादव जी 2017 के मुकाबले कितने अच्छे सीट लेके आए, तो क्या वहां पे ईवीएम खराब था या इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्ष होकर चुनाव नहीं करवाया? ये भी बता दे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तो देखिए, हर चीज में इलेक्शन कमीशन पे आरोप प्रत्यारोप लगाना अच्छी बात नहीं है, और इन लोगों के मुंह पे फेविकॉल लगा दिया माननीय उच्चतम न्यायालय ने। जब 26 अप्रैल को ईवीएम का जो मामला कोर्ट में था, सर्वोच्च न्यायालय में उस पे जो निर्णय आया उनका, तो हम सभी ने देखा। बहस चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिलेगा, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। वक्त की थोड़ी कमी है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और भारत 24 के दर्शकों तक अपने विचार साझा करने के लिए। तो आज हो रहे हैं 58 सीटों पर वोटिंग। हर एक तस्वीर सिर्फ और सिर्फ भारत 24 पर। कहीं मत जाइएगा, महाकवरेज लगातार जारी है।